क्या आज के दिन पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि बाबर आजम का कमबैक कैसे होगा पाकिस्तानी टीम के अंदर। बाबर आजम के फैंस को क्या तसल्ली दी जाएगी पाकिस्तान में कमबैक कैसे होगा। देखा जाए आज का दिन तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान टॉस जीते, क्योंकि पहले बैटिंग करना यहाँ पे ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सेकंड और फोर्थ इनिंग्स के अंदर। देखना यह है कि यहाँ से पाकिस्तान कहाँ पे लेके जाएगा इस मैच को, किस मौजू पहलू के ऊपर लेके जाएगा, किस मंजिल पे लेके जाएगा पाकिस्तान इस मैच को। अगर बात करें आज पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने 259 रन से स्कोर किए हैं पूरे दिन के अंदर। और मजे की चीज ये कि 90 के 90 ओवर बोल्ड भी हुए हैं आज। तो बेन स्टोक्स ने जिसे कहते हैं ना ओवर्स टाइम पे करवाए, क्योंकि स्पिनर से ज्यादा ओवर किए हैं। तो ये चीज भी बड़ी क्रूशियल थी कि ओवर्स टाइम पे कंप्लीट हुए। अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो जो रवायत चलती आ रही है, अब्दुल्ला फ्लॉप, शान फ्लॉप, साउथ शकील फ्लॉप, वो आज भी फ्लॉप हुए। जो चौथा फ्लॉप होता था साइम अयूब, उसने आज रन कर दिए। दूसरी तरफ कामरान गुलाम ने डेब्यू के ऊपर 100 मार दिया। रिजवान अभी तक खेल रहे हैं, रिजवान जिसको कहते हैं ना अपने गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये आता है कि पाकिस्तान को कितने रन करने चाहिए, कितने रन के ऊपर जिसको कहते हैं ना इनिंग्स एंड करनी चाहिए, और क्या इस पिच के ऊपर इंग्लैंड कोलैप्स कर जाएगा या इस पिच के ऊपर भी इंग्लैंड अपनी रियल बेसबॉल दिखाएगा और पाकिस्तान की बॉलिंग को एक्सपोज कर देगा। मैं बताता चलूं कि रिवर्स स्विंग बड़ी ज्यादा बेन स्टोक्स को मिली, मैथ्यू पोर्ट को मिली, उनको रिवर्स स्विंग मिल रही थी, इवन के ब्रेंडन कार्ड्स को भी मिली। लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर है, वह है आमिर जमाल। तो ये चीज पाकिस्तान इसमें लैग कर सकता है कि अगर स्पिनर को मार पड़ रही हो तो फिर आप किस बॉलर को बुला के रिवर्स स्विंग करवा सकते हैं। तो अब्दुल्ला भाई सबसे पहले तो बताएं, कामरान गुलाम की सेंचुरी ने थरथल्ली सी मचा दी पाकिस्तान में। देखें, मैं तो वैसे टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं ना, तो मैं तो चाहता था कामरान गुलाम अच्छा परफॉर्म करे। मैं चाहता था कि कामरान गुलाम कम से कम 50 जरूर करे। उसने आज 50 किया, और जब 50 किया मैं कहा यार अब इसको 100 करना चाहिए, और वही हुआ, उसने 100 किया। देखें, ये जो पिच था ना, ये पहले के पिचेस की तरह नहीं था। ये फ्लैट पिच नहीं था, ये रोड पिच नहीं था, ये बड़ा टर्निंग सा पिच था। आप अगर नोट करें तो जहां पे अगर कोई स्पिनर कोई सही जगह पे ठप्पा मार रहा था ना अगर, तो बॉल बड़ा टर्न हो रहा था। मैंने रिजवान को देखा कई दफा वो बीट हुआ है, यानी कि बॉल कीपर के पास गया, बहुत दफा ऐसा हुआ है, बड़ा टर्न हुआ है, बॉल स्पिनर को मिल रहा था। तो मेरा ख्याल है कि इस पिच पे इतने रन्स बनाना ये वाकई एक कॉम्प्लिकेटेड चीज थी। और इतनी इस तरह की खराब पिच पर कामरान गुलाम ने डेब्यू में अपना 100 मारा है, तो बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन कामरान गुलाम पे प्रेशर पड़ा था। देखें, कामरान गुलाम एक बहुत बड़े प्लेयर की रिप्लेसमेंट पे आया है, बाबर की रिप्लेसमेंट पे आया है। और बाबर अगर वो ना चलता तो सिलेक्टर्स की बहुत ज्यादा बिस्ती थी, उसकी अपनी थी कि यार इतनी हाई बनी हुई थी वो। अब देखें, अब मैंने कुछ आज ट्विटर पे मैं गौर कर रहा था, काफी लोगों ने कामरान गुलाम की बड़ी तारीफ की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ऊपर से तारीफ तो की है, लेकिन उनकी ट्वीट से समझ आ रही थी कि यार ये इतना खुश नहीं है जितना इनको होना चाहिए, क्योंकि भाई बाबर की जगह परफॉर्म कर गया वो। अब बाबर का क्या है कि जी कमबैक कह रहे हैं कि जी बहुत खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन आई थिंक कि बाबर एक बड़ा प्लेयर है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से इसका कमबैक जो है बाबर का जरा खतरे में पड़ सकता है। हो सकता है आगे कोई और टेस्ट क्रिकेट में कोई और बाबर के लिए चांस निकल आए, लेकिन आई थिंक कि बाबर का चांस अब जरा दूर है। अब इतना बहुत आप कहें ना कि बहुत ही, हाँ स्क्वाड में उसको जरूर रखेंगे, प्लेइंग 11 की गारंटी नहीं है, प्लेइंग 11 की गारंटी नहीं है। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं कि जो साउथ अफ्रीका का टूर आएगा उसके अंदर कामरान गुलाम तो आपकी फर्स्ट चॉइस होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक इनिंग्स में अगर उससे परफॉर्मेंस है, अगली 3 इनिंग्स में वो 0 पे भी आउट है तो फिर भी आपको उसको चांस देना पड़ेगा, क्योंकि उसने सेंचुरी तो मार दी, अब वो एक और सीरीज डिजर्व करता है। रही बात साउथ अफ्रीका टूर का, तो मैं आपको अब्दुल्ला भाई जहां तक मुझे लगता है ना, अगर शान मसूद कप्तान नहीं है ना, तो फिर शान मसूद मेरी नजर के अंदर टीम में भी नहीं होता, मुझे नजर आ रहा नहीं होता नजर आ रहा। या तो ये हो सकता है कि अब्दुल्ला शफीक बाहर होगा, शान मसूद ओपनिंग करेगा साइम के साथ, और बाबर 1 डाउन पे चला जाएगा। ऐसे कामरान गुलाम भी 1 डाउन पे खेल लेता होता है, बाबर नंबर 4 पे, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से, अभी देखना यह है कि कामरान गुलाम में कितना पोटेंशियल बाकी है। हमने जज्बाती पने वाली हरकतें नहीं करनी जिस तरह हम करते होते थे स्टार्टिंग के अंदर, के प्लेयर मिल गया। प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ना है रेगुलर बेसिस के ऊपर, फिर जैसे कहते हैं ना प्लेयर अच्छा प्लेयर होता है। दूसरी तरफ बेशक पाकिस्तान टफ कंडीशन से सब कुछ टफ था, लेकिन मेरी नजर के अंदर पाकिस्तान ने यार 60-70 रन तो कम किए हैं, इनको थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए। मैं खुद ये बात मानता हूँ। देखें, जब पहले जो है ना कम से कम फिर भी पाकिस्तान 3-3.25 के रन रेट से खेल रहा था। फिर जब रिजवान आया है एकदम, देखें 18 बॉलों पे मेरा ख्याल 0 स्कोर था उसका, रिजवान आया है तो वो स्कोर जो रन रेट हमारा 3 से भी नीचे चला गया। तो
मैं ये चीज नोट कर रहा था कि पाकिस्तान को ठीक है यार जो भी है, लेकिन पाकिस्तान को इतने गंदे रन रेट से नहीं खेलना चाहिए। कम से कम आपका रन रेट 4 जरूर होना चाहिए था। और जहां तक रन्स की बात है, मेरा ख्याल है कि हमें कम से कम 300 जरूर करना चाहिए। हाँ वही ना, 300 कम से कम 300 होना चाहिए। क्योंकि आप देखो, आपकी याद तो बड़ा बुरी लाइन लगी होती है, तब की बात थी। साइम अयूब मेरी नजर में अपनी नेचुरल गेम नहीं खेला, स्लो खेल रहा था, वो ज्यादा बॉलें ले गया। कामरान गुलाम ने बहुत ज्यादा बॉल्स ले ली, फिर मोहम्मद रिजवान ने बहुत ज्यादा बॉल्स ले ली। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती होती है। और रही बात जो सबसे गुस्सा मुझे है ना साउथ शकील के ऊपर, कि मतलब हो रहा है यार वो। आप देखो, आप अब्दुल्ला यार, जब ये अब्दुल्ला और साउथ ने रन किया, हमेशा वो फ्लैट विकेट हुआ है। हाँ। जहां पे विकेट मुश्किल हुआ वहां पे ना बाबा होके कहते हैं अब्दुल्ला के रन आए, ना साउथ शकील के रन आए। ये तो हमारी रवायत ही ना, हमेशा मुश्किल ट्रैक में चलता। और आपका एक ओपनर, मैंने ना एक ना स्ट्रैट निकाला था, लास्ट 10 इनिंग्स के अंदर अब्दुल्ला शफीक ने किया 155 रन लास्ट 10 इनिंग्स के अंदर अब्दुल्ला शफीक का, जिसके अंदर अब्दुल्ला शफीक का 1 सेंचुरी है। बाकी आपको दिखाए 50 रन जो है ना वो उसका 9 इनिंग्स के अंदर है। अब 10 इनिंग्स के अंदर उसका 100 है, 137 है। इसके अलावा 10 में से 8 इनिंग्स उसकी ऐसी हैं जिसके अंदर उसने 10 पे भी नहीं गया, वो डबल फिगर पे भी नहीं गया। और 10 में से 4 इनिंग्स उसकी ऐसी कि वो 0 पे आउट हुआ है। एक बंदा अगर ओपनर आके इस तरीके से फ्लॉप होके जा रहा है, एक ओपनर अगर जल्दी आता था आउट हो जाए ना, प्रेशर पूरी टीम पे आता है। मैं नोट कर रहा था, ESPN जो है ना वो पोस्ट डालता है हमेशा कि जी पाकिस्तान की जो ओपनिंग है ना पार्टनरशिप, वो डबल फिगर में जा ही नहीं रही। और आज जब डबल फिगर में गई ले जी पाकिस्तान ओपनिंग पार्टनरशिप इन अ वाइल, बहुत अरसे के बाद पहली दफा डबल फिगर में गई है ओपनिंग पार्टनरशिप। ये हाल है, कभी साइम आउट होता है, कभी डबल फिगर में क्या गई, उसके बाद वो आया जैक ली जाके आउट करके चला गया। वही ना, वो बिल्कुल ही फार में आउट हो गया। तो आप ये देखें जिस तरह से ये टर्न हुआ, इस तरीके से ही हो रहा था। आप ये देखें कि मैच शुरू होने के पहले 45 मिनट्स के अंदर 2 स्पिनर विकेट लेके चला गया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी, जिससे कहते हैं ना डेंजरस ये। मैं बड़ा वैसे मैं ना डर गया था, मैं को यार 2 आउट डर गया था, मैं 2 आउट हो गए हैं। कामरान गुलाम नया बल्लेबाज, अब क्या होगा? उस सिचुएशन में कामरान गुलाम ने प्रेशर में बहुत अच्छा खेला। हाँ, उस सिचुएशन के अंदर। लेकिन यार मसला बताऊं क्या है, ये अगर इन्होंने सही जगह पे ठप्पे दे दिए, सही लाइनों लाइन पे बॉलिंग कर ली, तो इंग्लैंड को पकड़ लेंगे। लेकिन अगर इन्होंने डर के, उनके 2-3 चौके छक्कों से ये डर गए और इनकी लाइनों लाइन बिगड़ गई, तो फिर इंग्लैंड इनको बहुत मारेगा। और मेन चीज है आपको जैक करोली को आउट करके। अब जो है ना मेन, मैं समझता हूँ कि अब इंग्लैंड जिस तरह से इस पिच पे बैटिंग करता है, ये देखना है हमने। इस पिच की जो असलियत है ना, वो जब इंग्लैंड बैटिंग करेगा ना तब समझ आएगी। और जब हमारे स्पिनर्स जो कि उन्होंने बड़ी चाह से डाले हैं भाई, 6-7 स्पिनर्स हमारी टीम में है माशाल्लाह से, तो तब पता लगेगा कि क्या रिजल्ट निकलता है और क्या पिच निकलती है। ये चीज अब देखने को तभी पता चलेगा। मुझे ये बताओ कि आज का दिन तुम्हारी नजर के अंदर किसके नाम रहा? यार मेरा ख्याल है कि आज का दिन बैलेंस ही रहा है। जितना स्कोर मैं एक्सपेक्ट करने के कम से कम 300-3.25 होना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा 60% पाकिस्तान के हक में था, 40% इंग्लैंड के 60%। अच्छा, मेरा पर्सनल व्यू है कि 55% पाकिस्तान, 45% मैं कहूँगा इंग्लैंड। 5 आउट उन्होंने भी कर दिए और स्कोर भी इतना उन्होंने खाया, लेकिन पाकिस्तान का एडवांटेज है कि सिर्फ इस पिच के ऊपर इन्होंने 250 तो कर दिया और ये 300 तक तो चले ही जाएंगे। ये पिच जो है ना, ये तीसरे चौथे दिन के बाद बहुत खतरनाक मुझे लग रहा है चौथे दिन के तीसरे सेशन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और तीसरे चौथे दिन में ये पिच बहुत खतरनाक, अगर तो मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है अपनी दूसरी इनिंग में अच्छी बैटिंग कर ले, कम से कम, यानी कि वो तो बाद में देखेंगे कि इंग्लैंड कहां तक जाता है, लेकिन अच्छी बैटिंग ना करे। इंग्लैंड को पहली इनिंग में अच्छे तरीके से आउट है, वही बात कर रहा हूं ना, तो आउट करे, फिर दूसरी इनिंग पाकिस्तान अच्छा खेले ताकि इंग्लैंड के पास ज्यादा से ज्यादा टारगेट हो। क्योंकि आप उनको 2-250 भी करके दे देंगे तो भाई वो तो कर लेंगे ना। देखो, अगर इंग्लैंड को चौथे 5वें दिन बैटिंग करनी हुई ना और टारगेट 300 का हुआ, तो इंग्लैंड को लक पता जाएगा। इतना आसान नहीं होगा, विकेटें गिरेंगी इस पिच के ऊपर, मजा भी आएगा। लेकिन अब देखना ये है कि जो भी है, थोड़ा बोरिंग तो फील हो रहा था। काफी सारे पाकिस्तान के सुपरस्टार क्रिकेटर्स नहीं खेल रहे थे, लेकिन यही तो क्रिकेट का हुस्न है कि जब दूसरे आते हैं परफॉर्म करके दिखाते हैं। कामरान ने परफॉर्म करके दिखा दिया, लेकिन मसला ये कि 224 बॉलें कामरान ने खेली और 118 स्कोर किया, काफी पुराने जमाने की टेस्ट। फिर साइम अयूब 160 बॉलों पे 77, स्ट्राइक रेट देखें ना आप, सिर्फ और सिर्फ 48 का। साइम अयूब का मैं ये मानता हूँ कि साइम अयूब का बॉल्स और रन्स के दरमियान में 30 बॉलों का डिफरेंस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। साइम अयूब तेज खेलने वाला प्लेयर, लेकिन वो भी अब उसको पड़ी हुई अपने रन्स करने की, हर किसी को अपने रन्स करने की पड़ी हुई है, साफ दिख भी रहा था। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। लेट्स सी, देखते हैं आगे जाके क्या होगा।